जय हिंद। मैं पप्पू सर पीडीएफ माइंड में आपका फिर से स्वागत करता हूं। तो चलिए आज इकोनॉमिक्स चलेगा, पार्ट 2 चलेगा। हमारी वित्तीय संस्था जो 10 बोर्ड एग्जाम के लिए हम लोग कवर कर रहे हैं। तो बोर्ड एग्जाम का एक इकोनॉमिक्स है, उसका चैप्टर नंबर 4 है। पार्ट 1 हमने कल कवर कर लिया था, आज पार्ट 2 कवर करना है। तो चैप्टर का नाम है हमारी वित्तीय संस्थाएं। तो इसके बारे में कल हमने जिक्र कर लिया था पार्ट 1 में। तो जाकर के आप पीछे वीडियो आप कवर कर सकते हैं, देख सकते हैं उसको। तो आज कल हमने व्यवसायिक बैंकों के बारे में पढ़ा था, भूमि विकास बैंकों के बारे में पढ़ा था, लोन किस प्रकार से लिया जाता है, सहकारी बैंक। कल हमने स्वयं सहायता समूह के बारे में पढ़ा था कि स्वयं सहायता समूह क्या चीजें हैं। वो 10-20 महिलाओं का एक समूह होता है, उसी को स्वयं सहायता समूह कहते हैं। तो आज का जो सेशन चलने वाला है वो आज का सेशन चलेगा सहकारी बैंक से। सहकारी बैंक क्या होता है? सहकारी मतलब होता है साथ में, और कार्य का मतलब काम करना। यानी कि जो बैंक, वैसा बैंक जिसमें बहुत सारे लोग मिलकर साथ में काम करते हैं, उसी को सहकारी बैंक कहा जाता है। कहा जाता है कि राज्य स्तर पर त्रिस्तरीय सहकारी शाखा व्यवस्था है। त्रिस्तरीय का मतलब क्या होता है? जैसे सहकारी बैंक है, सहकारी बैंक। तो सहकारी बैंक का मतलब होता है साथ मिलकर काम करना। यहाँ पर साथ मिलकर जो काम करते हैं उसी को सहकारी बैंक कहते हैं। और सहकारी बैंक जो है वो राज्य स्तर पर त्रिस्तरीय काम करता है। त्रिस्तरीय काम करता है। त्रिस्तरीय का मतलब होता है एक ग्रामीण होता है, एक जिला स्तर पर होता है, और एक राज्य स्तर पर होता है। राज्य स्तर पर तो सहकारी बैंक जो है, सहकारी बैंक 3 स्तर पर काम करता है। ग्रामीण इलाका में ग्रामीण स्तरीय पर, शहरी इलाका में शहरी स्तरीय पर यानी कि जिला स्तर पर, और एक होता है राज्य स्तर पर। कहता है कि राज्य स्तर पर त्रिस्तरीय सहकारी शाखा का व्यवस्था है। शाखा नहीं है, शाख है। शाख का मतलब क्या होता है? विश्वास, या इसी को कहते हैं भरोसा। और शाख का जो संबंध है, वो शाख का संबंध जो है वो होता है काची से? उधार से, यानी ऋण से शाख का संबंध है। कहता ग्राम स्तर पर प्राथमिक सहकारी शाखा समिति है, जिसको हम लोग पैक्स कहते हैं। ग्राम स्तर पर प्राथमिक सहकारी, जैसे पैक्स अध्यक्ष होते हैं, पैक्स अध्यक्ष। तो पैक्स अध्यक्ष जो है वो किसका अध्यक्ष होता है? वो पैक्स का अध्यक्ष होता है। पैक्स एक पंचायत स्तर पर इसका चुनाव कराया जाता है। पंचायत स्तर पर चुनाव कराया जाता है। पैक्स के मुताबिक पैक्स अध्यक्ष किसानों के लिए है, तो किसानों को लिए क्या क्या देगा? खाद देगा, बीज देगा। ये सारी चीजें कौन उपलब्ध करवाता है? पैक्स अध्यक्ष उपलब्ध करवाता है। तो पैक्स में क्या होता है कि पैक्स में हम लोग अनाज को बेचते हैं। अनाज में क्या क्या बेच सकते हैं? तो हम लोग धान ज्यादातर क्या चीज बेच सकते हैं? धान। और जो आप धान, अगर पैक्स में जो धान आप बेचिएगा, उसका जो सरकारी रेट पर जो आपका अनाज को खरीदेगा, तो उसका जो पैसा है वो कोई अकाउंट में, सभी अकाउंट में पैसा सरकार नहीं डालेगी। एक अकाउंट में पैसा डालती है, उसको कहते हैं कोऑपरेटिव बैंक। कोऑपरेटिव बैंक। और जो कोऑपरेटिव बैंक जो है वो अर्ध सरकारी होता है। अर्ध सरकारी होता है। तो किसानों का जो फसल सरकार सरकारी दाम पर जो लेता है, तो उसका जो पैसा होगा वो कोऑपरेटिव बैंक वाले खाते में पैसा सरकार डालती है। इसलिए डालती है क्योंकि कोऑपरेटिव बैंक बनाया ही किसके लिए गया है? तो किसानों के लिए बनाया गया था। किसानों के लिए बनाया गया था, जो हमने कल ये सारी चीजें कवर कर लिया था। तो सहकारी बैंक जो सभी मिलकर साथ मिलकर जो बैंक चलाते हैं, उसी को सहकारी बैंक कहते हैं। और सहकारी बैंक जो है वो राज्य स्तर पर त्रिस्तरीय सहकारी शाखा समिति है। यानी कि राज्य स्तर में हर एक राज्य में सहकारी समिति जो हो 3 स्तर पर काम करेगा। ग्रामीण स्तर पर क्या रहेगा? प्राथमिक सहकारी शाखा समिति। प्राथमिक सहकारी समिति का मतलब पैक्स, क्या कहेंगे उसको? पैक्स कहेंगे। जिला स्तर पर जिला सहकारी बैंक, और राज्य स्तर पर राज्य सहकारी बैंक। ये सभी बैंक जो है वो
किसानों के लिए स्पेशल बनाया गया है, जिसके तहत कोऑपरेटिव बैंक में खाता खोला जाता है। और ये वैसी बैंक है जो किसानों का अनाज जो खरीदता है सरकार सरकारी रेट पर, सरकारी दाम पर, उसका पैसा ट्रांसफर जो है कोऑपरेटिव बैंक में करता है। तो सहकारी बैंक भी है। सहकारी बैंक 3 स्तर पर, राज्य स्तर पर है, जिला स्तर पर है, वो एक ग्राम स्तर पर है। ग्राम स्तर पर जो होता है उसको कहते हैं प्राथमिक सहकारी साख समिति, जिसको पैक्स कहते हैं। ये पैक्स जो है वो पंचायत स्तर पर इसका चुनाव होता है। पंचायत स्तर पर इसका क्या होता है? चुनाव होता है। तो ये था सहकारी बैंक। बिहार में 25 जिला सहकारी बैंक कार्यरत है। 25 जिला सहकारी बैंक कार्यरत है। ऐसे बिहार में टोटल कितना जिला है? 38 जिला है। 38 जिला में 25 जिले ऐसे हैं जिसमें सहकारी बैंक काम कर रही है। चलिए आगे चलते हैं। कहता कि प्राथमिक सहकारी समिति क्या है। अब 3 स्तर का होता है। 3 स्तर बता दिए, ग्रामीण स्तर पर, जिला स्तर पर और राज्य स्तर पर। 3 स्तर हम बताएं, 3 स्तर बताएं हम। एक बताएं ग्राम स्तर पर, एक बताएं जिला स्तर पर, जिला स्तर पर, तीसरा जो बनाए वो बताएं राज्य स्तर पर, राज्य स्तर पर। जो ग्राम स्तर पर जो होता है उसको कहते हैं कच्ची प्राथमिक सहकारी समिति। प्राथमिक सहकारी समिति, प्राथमिक सहकारी समिति, जिसको हम लोग आम भाषा में इसको क्या कहेंगे? आम भाषा में इसको पैक्स कहा जाता है। पैक्स का चुनाव जो होता है वो पंचायत स्तर पर पैक्स का चुनाव होता है। तो प्राथमिक सहकारी समिति में यही कहा गया। ग्राम स्तर पर जो बैंक खोला जाएगा वो कोऑपरेटिव बैंक खोला जाएगा। और उस प्राथमिक ग्रामीण स्तर पर जो होता है प्राथमिक सहकारी समिति ही होता है, जो ग्राम स्तर पर पंचायत स्तर पर इसको निर्माण किया जाता है। प्राथमिक साख समिति जो है अल्पकालीन ऋण उपलब्ध कराती है। अल्पकालीन का मतलब क्या होता है? अल्पकालीन ऋण का मतलब होता है कम समय के लिए ऋण, कम समय के लिए, कम समय के लिए। अब ये जो है प्राथमिक साख समिति जो ऋण जो उपलब्ध करवाएगी वो ऋण किसको उपलब्ध कराएगी? मात्र सिर्फ और सिर्फ किसानों को, सिर्फ किसानों को ऋण देता है। ऋण मतलब जानते हैं ना, अरे जो किसान लोग जो है अपना फसल उत्पादन करने के लिए जो कर्जा जो बैंक से लेता है ना उसी को ऋण कहते हैं। जैसे बहुत सारे किसान जो हैं दिल्ली पंजाब, जैसे हम लोग तो छोटे किसान हैं, दिल्ली पंजाब हरियाणा देने जाइए तो उधर के जो किसान हो लाखों लाखों रुपया का कर्जा में डूबा हुआ है। काची का? लोन के। वो लोन काहे लिया? सरकार से काहे लोन दिया? खेती करने के लिए। और वो लोन कौन देता है? प्राथमिक सहकारी समिति। ग्राम स्तर पर आएगा, बहुत ज्यादा लोन लेना है तो फिर आपको राज्य स्तर पर जाना पड़ेगा। लेकिन पंचायत स्तर पर छोटे मोटे जो किसान है उसको जो लोन प्रोवाइड करवाएगा वो कौन करवाएगा? प्राथमिक सहकारी समिति। प्राथमिक सहकारी समिति में कौन आता है? तो पैक्स आएगा, पैक्स आता है। और ये जो पैक्स जो है अल्पकालीन ऋण प्रदान करेगा। अल्पकालीन का मतलब होता है कम समय के लिए। जैसा कल हम बताए थे, 2 चीज कल बताए थे। कल 2 चीज हम बताए थे। एक बताया था भारतीय मुद्रा बाजार, भारतीय मुद्रा बाजार। अब एक बताए थे हम भारतीय पूंजी बाजार। अब दोनों में हम एक चीज बताए थे कि अगर ज्यादा समय के लिए लोन लेना तो कहाँ जाना पड़ेगा? पूंजी बाजार में। भारतीय मुद्रा बाजार में जो अल्पकालीन के लिए होगा। कौन कालीन? अल्पकालीन मतलब कम समय के लिए। अब भारतीय पूंजी बाजार में क्या आएगा? दीर्घकालीन। दीर्घकालीन मतलब ज्यादा समय के लिए जो लोन प्रोवाइड करेगा भारतीय पूंजी बाजार, और कम समय के लिए जो लोन देगा उसको कहते हैं भारतीय मुद्रा बाजार। तो यही आज यहाँ है, हम लोग ये पढ़ रहे हैं प्राथमिक सहकारी समिति। तो प्राथमिक सहकारी समिति जो है क्या देता है? कम समय के लिए, यानी कि ऋण जो उपलब्ध कराएगा वो कम समय के लिए ऋण की व्यवस्था करता है। कौन है? प्राथमिक सहकारी समिति। एक गांव के कोई भी कम से कम 10 व्यक्ति मिलकर एक प्राथमिक साख समिति का निर्माण कर सकता है। 10 व्यक्ति मिलकर भी एक सहकारी समिति का
व्यवस्था कर सकता है। सारे सहकारी समिति का मतलब होता है कि आपस में मिल करके ओकरा काम करेंगे, पैसा जुगाड़ करेंगे। 10 व्यक्ति मिल गए और 10 व्यक्ति मिल करके पैसा जमा कर रहा है, ठीक है। 10 किसान है, मजदूर किसान है, 10 पैसा जमा कर रहा है। अब पैसा जमा किया 10 मिल करके, अब उसको जब भी पैसा की जरूरत होगा 10 में से, तब कोई 10 में से एक वो पैसा उसका ले सकता है। तो एक से गांव के एक से कम 10 व्यक्ति मिल करके क्या जमा कर सकता है? प्राथमिक साख समिति का निर्माण कर सकता है। अब प्राथमिक साख समिति का निर्माण करने के तहत 10 व्यक्ति आपस में मिलकर पैसा जमा करेगा, और पैसा जमा करेगा, जब पैसा जमा हो जाएगा 10 व्यक्तियों से किसी भी व्यक्ति को अगर इमरजेंसी में पैसा की जरूरत है तो वो कहां से पैसा वो ले सकता है। बिहार में 6842 प्राथमिक सहकारी कृषि समिति काम कर रहा है। अब ये क्या है? प्राथमिक सहकारी कृषि समिति क्या है? तो ये प्राथमिक सहकारी समिति जो है प्राथमिक सहकारी समिति जो है वो किसानों के लिए लोन देगा। किसको देगा? किसानों को ऋण प्रोवाइड करवाता है। ये सहकारी समिति, प्राथमिक सहकारी समिति बनाया ही गया है किसानों के लिए ऋण देने के लिए। फिर है भूमि विकास बैंक, जिसको कहते हैं LDB, अंग्रेजी में कहते हैं लैंड डेवलपमेंट बैंक, ठीक है। तो अगर भूमि विकास बैंक जो है दीर्घकालीन ऋण उपलब्ध करेगा। दीर्घकालीन मतलब ज्यादा समय के लिए। अगर आप लोन ले लिए, आप बहुत दिनों तक अगर आपको लोन की जरूरी है, आपको पैसा की जरूरत है, आप बहुत दिनों तक चुकता नहीं कर सकते हैं, तो कहां से लेना पड़ेगा? भूमि विकास बैंक से। कम समय में अगर आपको लगता है कि अभी मेरे पास पैसा नहीं है, अभी हम 10 लाख का लोन अगर हमको मिल जाता तो कुछ समय में हम कम समय में पैसा लौटा देंगे, तो आप आराम से कहां से ले सकते हैं? प्राथमिक साख समिति से। अगर तुरंत पैसा नहीं लौटा सकते हैं तो कहां से आपको लेना पड़ेगा? भूमि विकास बैंक से। जो भूमि विकास बैंक जो है लोन देता ही है दीर्घकालीन। दीर्घकालीन मतलब ज्यादा समय, यानी अधिक समय के लिए, अधिक समय के लिए। आया जो भूमि विकास बैंक का पुराना नाम भूमि बंधक बैंक था। भूमि बंधक बैंक, भूमि विकास बैंक, लैंड डेवलपमेंट बैंक का पुराना नाम जो था वो था भूमि बंधक बैंक, जिसको कहते थे ABB, ठीक है, बॉन्ड। भूमि विकास बैंक को सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंक भी कहा जाता है। भूमि विकास बैंक को क्या कहेंगे? सहकारी कृषि। कृषि मतलब किसको लिए बनाया गया है? किसानों के लिए, किसानों के लिए बनाया गया। फिर है ग्रामीण विकास बैंक, तो ग्रामीण इलाका में रहने वाले किसानों के लिए, ग्रामीण इलाकों में रहने वाले किसानों के लिए ये बैंक बनाया गया था। जब भी गरीब किसान, गांव का किसान अगर लोन लेना चाहता है तो इस बैंक से लोन बहुत आसानी से उसको उपलब्ध करवा दिया जाएगा, कम रेट पर, यानी कम ब्याज पर। LBB का मतलब भूमि विकास बैंक, सॉरी बंधन बैंक, भूमि बैंक, लैंड बॉन्ड बैंक। ये जो भूमि विकास बैंक का पुराना नाम था ना, भूमि बंधन बैंक, इसको कहते हैं लैंड बॉन्ड बैंक, यानी कि अंग्रेजी में। अब कहते हैं व्यवसायिक बैंक क्या है? देखिए, व्यवसायिक बैंक कहता कि व्यवसायिक बैंक का राष्ट्रीयकरण 1969 में हुआ था। जितना सारा व्यवसायिक बैंक था वो सभी का राष्ट्रीयकरण कब कर दिया गया? 1969 में। और राष्ट्रीयकरण के मतलब सरकारी दर्जा देना, सरकारी दर्जा देना, सरकारी दर्जा देना। व्यवसायिक बैंक का राष्ट्रीयकरण 1969 में हुआ था। ये मेरी फेवरेट क्वेश्चन है, पूछता है, इसलिए स्टार लगा लीजिए। व्यवसायिक बैंक का राष्ट्रीयकरण 1969 में किया गया था। राष्ट्रीयकरण का मतलब क्या हुआ? राष्ट्रीयकरण का मतलब हुआ कि आज सरकारी या प्राइवेट या व्यवसायिक बैंक जितना था सभी बैंकों को सरकारी कर दिया गया। व्यवसायिक बैंकों के द्वारा किसानों को ऋण की सुविधा प्रदान किया जाता है। और जितना सारा व्यवसायिक बैंक है वो सभी बैंकों से किसको लोन देगा? किसानों को देगा। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, ये क्या था कि क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना 1975 में हुआ था। कब? 1975 में।
क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक जो ग्रामीण इलाका में काम करता है, शहरी इलाका में नहीं। ग्रामीण इलाका में रहने वाले जितना भी किसान लोग हैं वो सभी के लिए लोन कौन देगा? क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, जो गांव में। देश में 196 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक कार्यरत है, यानी काम कर रहा है। अभी पूरे भारत देश में 196 को जो क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक है वो अभी भी काम कर रहा है। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक ग्रामीण इलाका में होता है, ये दूर दराज के कहीं पानी का व्यवस्था नहीं होता है और दूर दूर तक कोई गांव नहीं होता है जहां पर जीवन जीना बहुत मुश्किल होता है, वैसे किसानों के लिए ये बैंक बनाया गया है। और अभी भारत में 196 बैंक काम कर रहा है। समझ में आया? नाबार्ड क्या है? नाबार्ड भी एक बैंक की तरह ही है। नाबार्ड भी लोन देने का काम करता है। कहता है कि नाबार्ड कृषि तथा ग्रामीण विकास के लिए पुनर्वित्त प्रदान करने वाली संस्था है। कहने का मतलब क्या है कि नाबार्ड जो है पुनर्वित्त के मतलब होता है पुनः। ये जो नाबार्ड जो है ध्यान से समझिएगा, नाबार्ड किसी व्यक्ति को लोन नहीं देगा। नाबार्ड जो है वो ऋण किसको देगा? तो ये जो ऋण है, कर्ज जो है वो बैंक को देता है। किसको देता है? बैंक। समझ में आया? नाबार्ड कोई व्यक्ति को लोन नहीं देता है, ये किसको देगा? बैंक को। और नाबार्ड बैंक को लोन देता है और बैंक भी किसको देगा? आम जनता को, यानी किसान को देगा। जब आम जनता या किसानों को देगा। समझ में आया? नाबार्ड क्या है? नाबार्ड कोई व्यक्ति को लोन प्रोवाइड नहीं करवाता है। नाबार्ड जो है किसको लोन देता है? बैंक को। बैंक किसको लोन देगा? ग्रामीण इलाका में किसान को। कहता है कि नाबार्ड कृषि तथा ग्रामीण विकास के लिए सरकारी संस्थाओं, व्यावसायिक बैंक तथा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के ऋण की सुविधा प्रदान करता है। जितना सारा बैंक है, या व्यावसायिक बैंक है, राष्ट्रीयकृत बैंक है, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक है या सहकारी बैंक है, सभी को लोन कौन देगा? नाबार्ड देगा। याद रखना, नाबार्ड कोई व्यक्ति को लोन नहीं देगा। नाबार्ड भारत के सभी बैंकों को लोन देता है। बैंक फिर किसी व्यक्ति को, किसान को, मजदूर को लोन देता है। समझ में आ रहा है? तो नाबार्ड ए था। नाबार्ड कोई व्यक्ति को लोन देने वाली संस्था नहीं है, वो बैंक को ही लोन देता है। समझ गए? व्यवसायिक बैंक के कार्य क्या क्या है? व्यवसायिक बैंक, अब भाई अगर काम है, बैंक है तो बैंक का काम भी तो होगा। तो काम क्या है? कहता है कि जमा राशि को स्वीकार करना। ऐसा थोड़े कि अगर आप बैंक में गए पैसा जमा करने तो आपका पैसा नहीं लेगा बैंक? जमा तो लेगा ना। आपके अकाउंट में जो पैसा है, आप चाहते हैं कि हमारे अकाउंट में पैसा आ जाए, जमा करना है, आप बैंक में जाइएगा तो बैंक नहीं देगा? पैसा देगा भी और पैसा लेगा। तो सबसे पहला काम क्या है? जमा राशि को स्वीकार करना। उसको बैंक को स्वीकार करना पड़ेगा कि हम अपने बैंक में, हम अपने खाता में पैसा को हम जमा कर रहे हैं। दूसरा कहता है कि ऋण प्रदान करना। क्या बैंक का ये काम नहीं है कि किसानों को लोन दे दो? लोन देने का फर्ज है ना इसको, तो लोन भी दे सकता है। तीसरा कहता है समान उपयोगिता संबंधी कार्य। अब बैंक से रिलेटेड जो और अलग काम होगा वो भी उसको करने का काम है। बैंक किसी दूसरे कंपनी के साथ कंबाइंड हो जाता है, दूसरे कंपनी के साथ मिलकर भी अपना बिजनेस चलाता है। तो समान उपयोगिता ओकरा से संबंधित और कुछ काम कर सकता है। एजेंसी संबंधी कार्य भी कर सकता है। बैंक के अलावा अगर कोई किसी कंपनी या किसी एजेंसी के साथ उसको काम करना है तो बैंक के काम भी करता है। समझ गए? तो ये था व्यावसायिक बैंकों के कुछ कार्य। कहता है व्यावसायिक बैंक जमा राशि 4 प्रकार से करता है। जमा राशि, अरे भाई कहने का मतलब है कि व्यावसायिक बैंक जो है, तो व्यावसायिक बैंक क्या से पैसा जमा करता है, बिजनेस भी करता है दूसरे एजेंसी के साथ मिलकर। देखो, व्यावसायिक बैंकों के जमा राशि 4 प्रकार से स्वीकार करते हैं। जमा राशि यानी कि आप व्यावसायिक बैंक में अगर पैसा जमा करने गए, ध्यान से सुनना, व्यावसायिक बैंकों में अगर आप अपने खाते में बैंक में पैसा जमा करने गए हैं तो 4 प्रकार से करता है। कितने प्रकार? 4 प्रकार से स्वीकार करेगा आपको पैसा। पहला कहा जाता है अस्थायी जमा। अस्थायी जमा के मतलब हुआ कि, ध्यान से समझिएगा, अस्थायी जमा का मतलब होता है कि आप मान लीजिए कि 10 लाख रुपया है आपके पास। कितना हो गया? 10 लाख? 10 लाख हो गया। आप 10 लाख अगर आप जमा करने बैंक में जाते हैं
तो अस्थाई जमा के तहत ये पैसा फिक्स कर दिया जाएगा। क्या किया जाएगा? बोलो, फिक्स किया जाएगा। अस्थाई जमा में पैसा फिक्स हो जाता है। आप अगर जितना पैसा एक बार में लगाओगे, अगर चाहोगे वो पैसा हम 2 दिन बाद निकाल लें तो पैसा निकलेगा नहीं। आप इमरजेंसी में निकाल सकते हैं, लेकिन कोई आपको फायदा नहीं होगा, कोई फायदा आपको नहीं होने वाला है। तो 10 लाख रुपया मान लें कि हम बैंक में जमा किए 5% के ब्याज पर, ठीक है, 10 साल के लिए। कै साल के लिए? 10 साल के लिए। ध्यान से समझना, 10 लाख रुपया हम फिक्स किए अपनी बेटी के नाम पर 10 साल के लिए 5% के ब्याज पर। अगर 10 साल तक अगर एक पैसा जमा कर दिए तो हमको 5% के ब्याज भी बैंक देगा। अब अगर 10 साल से अगर पहले इसको हम तोड़ दिए, पैसा निकाल लिए, तो हमको कोई फायदा फिर नहीं होगा। तो अस्थाई जमा के मतलब होता है पैसा को फिक्स करना। ना सुने होगे बेटी के नाम पर पैसा फिक्स कर ले है, तो बेटवा के नाम पर पैसा फिक्स कर ले है, ये होता है ना, सुने हो ना। तो ऐसी चीजें को अस्थाई जमा कहते हैं। तो व्यवसायिक बैंक जो है पैसा 4 प्रकार से लेता है। अस्थाई जमा जेकरा पैसा हमेशा के लिए क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? फिक्स हो जाएगा। दूसरा होता है चालू जमा, जिसको करेंट अकाउंट कहते हैं। कौन अकाउंट? करेंट अकाउंट। करेंट अकाउंट जो है चालू जमा, ये बिजनेसमैन के लिए होता है। किसके होता है? व्यापारी के लिए, जो रोज लाखों का सेविंग करता है, ठीक है। बड़ा बड़ा बिजनेसमैन, नौकरी करने वाले बिजनेसमैन, खिलाड़ी के, हीरो हीरोइन के जो पास अकाउंट होता है ना, यही अकाउंट होता है करेंट अकाउंट। करेंट अकाउंट में क्या कहता है कि करेंट अकाउंट कहता है कि आप जब चाहे तब पैसा जमा कर सकते हैं और जब चाहे तब पैसा निकाल सकते हैं। ध्यान से सुनिएगा, जब चाहिएगा तो पैसा जमा कर सकते हैं और जब चाहिएगा जितना पैसा आप निकाल सकते हैं। ये क्या है? कहाँ है? चालू जमा। कहाँ बताया गया? चालू जमा में। कि आप अगर आप 10 लाख रुपया जमा कर दें आज, कल चाहिए तो हम 5 लाख या 10 लाख निकाल लें, आप आसानी से निकाल सकते हैं। करेंट अकाउंट क्या सभी व्यक्ति के पास होता है? नहीं। सभी हम लोग के पास जो अकाउंट है होगा वो कौन अकाउंट है? सेविंग अकाउंट होगा। तुम लोग के पास जो है कौन अकाउंट होगा? सेविंग। तो तीसरा कहता है संचय जमा, यानी कि सेविंग अकाउंट, संचय जमा। इसमें कहता है कि आप मनचाहा पैसा जमा तो कर सकते हैं, जमा कर सकते हैं, लेकिन मन चाहा जब चाहिएगा तब जितना मन चाहेगा उतना निकाल नहीं सकते। सेविंग अकाउंट में माने कि हम 10 लाख रुपया अपने अकाउंट में जमा किए, ठीक है, हम चाहेंगे कल परसों 10 लाख रुपया हम निकाल लें, हम नहीं निकाल सकते, क्योंकि सेविंग अकाउंट में पैसा जमा करने का एक निश्चित पैसा होता है, लेकिन निकालने का निश्चित नहीं हो सकता। सॉरी, जमा करने का निश्चित होता है, निकालने का निश्चित नहीं होता है। आप सिर्फ जमा कर सकते हैं। सेविंग अकाउंट में सिर्फ पैसा मन चाहा पैसा पे जमा कर सकते हैं, मन चाहा निकाल नहीं सकते। समझ में आया? अरे समझ में, ये था सेविंग अकाउंट, जिसको कहते हैं संचय जमा। फिर है आवर्ती जमा, जिसको कहते हैं फिक्स टाइम। आवर्ती जमा के मतलब होगा पैसा अगर 100 रुपया मान लो कि आप जमा कर रहे हैं, क्या रुपया? 100 रुपया महीना में पैसा आप जमा कर रहे हो, तो 100 रुपया जमा करें तो आपका ये फिक्स टाइम है कि 12 महीने तक ही जमा करेंगे। तब 100 रुपया 12 महीने तक जमा करें तो क्या रुपया ही जमा कर देगा? 1200 जमा कर देगा। तो ये फिक्स टाइम होता है। ये ऐसे अकाउंट को खोला जाता है जब अकाउंट से ना धारक से, खाता धारक से पूछा जाएगा कि बताओ तुम कितना समय तक पैसा जमा करोगे, तो कहोगे 100 रुपया हम 12 महीने तक सर जमा करेंगे। तब 12 महीने तक 100 रुपया 12 महीने तक जमा कीजिएगा तो यानी कि कितना जमा करेगा? 1200। तो ये फिक्स टाइम होता है कि आपको इतना दिन तक, इतना साल तक, इतना पैसा, इतना महीने तक आपका पैसा जमा करना है। तो ये अकाउंट इस प्रकार से होगा, फिक्स टाइम के लिए 12 महीना, 24 महीना, आपको जितना दिन तक जमा करना उतना दिन तक आप जमा कर सकते हैं। तो समझ गए, व्यावसायिक बैंक जमा राशि कितने प्रकार से स्वीकार करता है? 4 प्रकार से। पहला अस्थाई जमा। अस्थाई जमा में पैसा आप फिक्स कर सकते हैं, निकाल नहीं सकते। समझ में? आपको जितना माने उतना पैसा फिक्स कर सकते हैं, जमा कर सकते हैं, लेकिन उसको समय से पहले निकाल नहीं सकते। दूसरा कहा चालू जमा।
आप जब चाहिएगा जितना चाहिए उतना पैसा जमा भी कर सकते हैं, उतना पैसा निकाल भी सकते हैं। ये होता है चालू जमा। क्या चालू जमा जो होता है, करेंट अकाउंट जो होता है, सभी व्यक्ति के पास होता है? नहीं होता है। एक बार संचय जमा, सेविंग, आप निश्चित पैसा अनिश्चित पैसा जमा कर सकते हैं और निश्चित पैसा आप निकाल सकते हैं। जितना आपको मन होगा, जितना इच्छा होगा उतना पैसा आप जमा कर दीजिए, लेकिन मन चाहा अपने मन से पैसा जहां नहीं निकाल सकते हैं। समझ में आ रहा है? इसको कहते हैं सेविंग अकाउंट। एक होता है आवर्ती जमा, इसको फिक्स टाइम कहते हैं। आवर्ती जमा में कहा गया कि आपको पैसा फिक्स टाइम के लिए जमा करना है। 1 साल ले लो, 2 साल ले लो, 10 साल ले लो, 5 साल, अलग अलग बैंक की तरफ से अलग अलग स्कीम खोला गया है। समझ में आया? तो सभी में आप जितना भी टाइम के लिए फिक्स कर सकते हैं उतना आपको टाइम जमा पैसा करना पड़ेगा। कम टाइम में अगर जमा किए तो आपका फिर बैंक आपको कोई लाभ नहीं देगा। चलिए, ये था व्यवसायिक बैंक का पैसा स्वीकार करना। महीने महीने जमा करना। हाँ, महीने महीने जमा करना पड़ता है। एक है अस्थायी जमा। अब देखिए, सबको बारी बारी से बता दे रहे हैं। अस्थायी जमा खाते में रुपया की निश्चित अवधि के लिए जमा कर सकते हैं। जैसे 1 वर्ष से अधिक के लिए जमा किया जाता है, इस अवधि के अंदर रुपया नहीं निकाला जा सकता है, इसके अस्थायी जमा कहते हैं। अस्थायी जमा क्या बताएं अभी? एक निश्चित समय के लिए पैसा जमा किया, फिक्स। आप निश्चित समय से पहले आप पैसा को निकाल नहीं सकते। पहले पैसा को आप निकाल नहीं सकते, उसी को अस्थायी जमा कहते हैं। चालू जमा खाता में रुपया जमा करने वाला अपने इच्छा के अनुसार पैसा जमा कर सकता है, लेकिन निकाल नहीं सकता। अपने इच्छा के अनुसार चाहे जितना पैसा जमा करना है जमा कर दो, लेकिन निकाल नहीं सकता। अच्छा, चालू जमा है ना, सॉरी, चालू जमा में है कि आप निश्चित पैसा जमा भी कर सकते हैं और निश्चित पैसा आप निकाल भी सकते हैं। चालू जमा कहते हैं करेंट अकाउंट। चलिए आगे संचयी जमा का मतलब सेविंग अकाउंट। कौन अकाउंट? सेविंग अकाउंट। संचयी जमा में है कि आप अनिश्चित काल के अनिश्चित समय पैसा जमा चाहे मन जितना भी पैसा जमा कर सकते हैं, लेकिन मन चाहा आप पैसा निकालने का अधिकार सीमित होता है कि आपको इतना ही पैसा निकालना है। आगे आवर्ती जमा खाते में ग्राहक एक निश्चित रकम एक निश्चित अवधि के लिए जमा करता है। निश्चित रकम एक निश्चित समय के लिए। ये सब बताए ना कि 1200 रुपया जमा करना है 100 रुपए के हिसाब से। तो कई महीने तक जमा करेंगे? 12 महीने तक। इसे आवर्ती समय अवधि भी जमा राशि कहा जाता है। चलो, क्या मिनट हुआ? चलो देखो, व्यवसायिक बैंकों के द्वारा दिए जाने वाले ऋण। व्यवसायिक बैंक अब कौन कौन से प्रकार का ऋण देता है, लोन देता है, कर्जा देता है? पहला कहता है कि अल्पकालिक ऋण। अल्पकालिक मतलब कम समय के लिए। फिर एक नगद साख। एक है अधिविकर्ष। फिर है विनिमय बिलों को भुनाना। है ऋण एवं अग्रिम। विनिमय बिलों को भुनाना के मतलब बदले में आप कुछ दे सकते हैं। बैंक को आप कुछ दे दिए और उसके बदले में आपको पैसा दे देगा। जैसे गोल्ड लोन एक बार सुने हैं ना, गोल्ड लोन। अगर बैंक से लोन लेना है तो आपके पास सोना है तो सोना आप जाकर बैंक में जमा कर दो। सोना अगर बैंक में जमा कर दोगे तो आपका सोना बैंक सुरक्षित रखेगा, एकदम सुरक्षित रखेगा, उसमें में कोई दिक्कत नहीं होता है। आपको जितना सोना होगा उस सोना के हिसाब से बैंक आपको क्या दे देगा? पैसा। जब पैसा आप बैंक को लौटा दीजिएगा तो आपको गोल्ड भी आपको सोना भी बैंक आपको सुरक्षित लौटा देगा। समझ में आ रहा है? इसको कहते हैं नगद विनिमय बिलों को भुनाना। ऋण एवं अग्रिम ऐसा ऋण देगा जो आपको भविष्य के लिए देखेगा कि भविष्य में लौटा रहा है कि नहीं लौटा रहा है। चलो इसके बारे में डिटेल से जानते हैं। अल्पकालिक ऋण क्या है? ध्यान से समझना। अल्पकालिक ऋण यह ऋण अल्पकाल के लिए दिया जाता है। अल्पकाल मतलब कम समय के लिए दिया जाता है। अब 1 दिन से लेकर 1 सप्ताह तक ही दिया जाता है। सोचो, 1 दिन से 7 दिन आप आज लीजिए, 8वां दिन आपको कर्जा वापस कर देना है। 1 सप्ताह तक देगा, 1 सप्ताह मात्र 7 दिन के लिए देगा। कौन दिन देगा? इसको अल्पकालिक ऋण कहते हैं। जो कम समय के लिए ऋण जो दिया जाता है बैंकों के द्वारा, उस ऋण को क्या कहेंगे? अल्पकालिक ऋण। अगला है नगद साख। नगद साख क्या कि इस व्यवस्था के अंतर्गत बैंक अपने ग्राहक को ऋण पत्र व्यापारिक माल
अथवा अन्य स्वीकृत प्रतिभूतियों के आधार पर ऋण देने का, जैसे नगद साख मतलब आप कुछ दे दो बैंक, बैंक आपको दे देगा। अधिक विकास, जब कोई बैंक अपने ग्राहक को उसके खाते में जमा रकम से अधिक रकम निकालने की सुविधा देता है। जैसे सिंपल सी बात, आपके अकाउंट में कितना है, 5 लाख रुपया जमा है, पहला 5 लाख। आपको जरूरत, आपके अकाउंट में 5 लाख रुपया है, आपको जरूरी है 6 लाख के पैसा, आपको बैंक दे देगा आसानी से पैसा। अधिक विकास में कहता है कि बैंक उस व्यक्ति को ज्यादा पैसा भी दे सकता है, बैंक से उसका रिलेशन अच्छा होना चाहिए। जैसे क्रेडिट कार्ड वाला बताए थे ना कि क्रेडिट कार्ड में पैसा नहीं है तो भी आप शॉपिंग बहुत आसानी से कर सकते हैं, उसी प्रकार है अधिक विकास में कहता है कि जब कोई व्यक्ति को अपने बैंक खाता में एक निश्चित राशि है, जितना पैसा जमा है उसके अकाउंट में, अगर उस अकाउंट से ज्यादा पैसा अगर उस व्यक्ति को चाहिए तो क्या करना पड़ेगा, वो उसको लोन दे देगा। 5 लाख जमा है, 6 लाख चाहिए तो पैसा दे देगा। विनिमय बिलों को भुनाना, एक्सचेंज इसको कहेंगे, मतलब कि अदला बदली, हम उसको बैंक को क्या दे देंगे, सोना, वो हमको क्या दे देगा, बात समझ रहे हैं। बैंक को हम अपना जमीन का कागज दिखा देंगे, सारा कागज पत्र दे देंगे, बैंक हमको क्या दे देगा, पैसा। इसको कहेंगे विनिमय बिलों को भुनाना। ऋण एवं अग्रिम, एक पूर्व निश्चित अवधि के लिए दिया जाता है उसे ऋण एवं अग्रिम, पूर्व निश्चित समय के लिए। पूर्व निश्चित समय के लिए मतलब क्या होता है कि मान लो कि हम आपको लोन दे रहे हैं, जैसे दिया ना, एक दिन से लेकर 7 दिन तक, 8वां दिन तो पैसा वापस करना है ना, तो ऋण अग्रिम में कहता है कि एक निश्चित समय, चलो हम 5 साल के लिए आपको दे रहे हैं लोन, 5 साल के बाद तो लोन हम ले ही लेंगे। जैसे स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड बना था, स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड, ठीक है। तो ये जो कार्ड बना था, एक में सरकार कहा था पढ़ने वाला लेकिन को कि जिसको अगर पढ़ना है, इंजीनियर बनना है, डॉक्टर बनना है तो लोन आप ले सकते हो, लेकिन लोन चुकता कब करना है, जब आपको नौकरी लग जाएगा तब, जब आपको कमाने लगेगा तब पैसा को वापस वो करना है। लेकिन सरकार अपना मूड बदल दिया, अब जैसे ही स्टूडेंट लोग को जैसे ही पढ़ाई खत्म हो रहा लोन लेने लग जाएगा, ठीक है। इसको कहते हैं एक निश्चित अवधि के लिए लोन देना। आगे है व्यवसायिक बैंक द्वारा ग्राहक को प्रदान की जाने अन्य सेवाएं, और क्या क्या दे सकता है भाई बैंक जो है वो अपने ग्राहक को, और कौन कौन सी सुविधा देता है। लोन तो देता ही है, लोन तो देता है बैंक अपने ग्राहक को, लोन के अलावा, ऋण के अलावा और क्या क्या चीजें देता है। तो पहला कहता है यात्री चेक, यात्री चेक पिछले वाले चैप्टर में हम पढ़ा दिए हैं। हाँ। साख प्रमाण पत्र, लॉकर की सुविधा, लॉकर की सुविधा मतलब जब आप गोल्ड लोन ले लीजिएगा ना, गोल्ड लोन या जमीन का रसीद से अगर लोन लेते हैं आप, जमीन का रसीद या जमीन का कागज अगर आपको पास है, आप अपने जमीन पर लोन ले रहे हैं बैंक से, हाजी पर जमीन पर, तो जमीन का कागज तो होगा ना। आपके पास सोना है, सोना को बेचना नहीं चाहते हैं, सोना से आप लोन लेना चाहते हैं, तो सोना को कहाँ जाके दीजिएगा, बैंक में। तो बैंक में आपके कागज को, आपके सोना को जहां पर रखा जाता है सुरक्षित, उसको कहते हैं लॉकर। क्या कहेंगे, लॉकर। बैंक में, हर एक बैंक में बैंक के जो मेन ब्रांच होता है ना, मेन ब्रांच में लॉकर की सुविधा होता है। कोई व्यक्ति गोल्ड लोन ले रहा है तो उसके सोना को सुरक्षित रखा जाएगा, किसी का कागज है, जमीन का रसीद है, कागज है, तो उसको सुरक्षित रखा जाता है। तो जहां रखा जाता है उसको क्या कहते हैं, लॉकर। तो एक होता है एटीएम एवं डेबिट कार्ड की सुविधा, जो अकाउंट, जो एटीएम कार्ड देता है ना, डेबिट कार्ड, ये भी अपने ग्राहक को देता है। अब व्यापारिक सूचनाओं एवं आंकड़ा एकत्रीकरण में व्यापार का जितना सारा सूचना है, सूचना भी उसका मोबाइल, नेट बैंकिंग अगर उसका मोबाइल से ऐड है तो बैंक में होने वाली व्यवसाय, बैंक में होने वाली हर बिजनेस का खबर आपके मोबाइल पर जाता रहेगा कि हाँ ये जो बैंक जो है ये नया स्कीम लागू किया है, कि आप इसको से जोड़ना चाहते हैं कि नहीं। बैंक वाला आपका अकाउंट पर, आपका मोबाइल पर बार बार कोई ना कोई स्कीम को लेकर के मैसेज आते रहता है, तो सारा सुविधा देता है। व्यवसायिक बैंक अपने ग्राहकों को देता है। यात्री चेक देता है, यात्री चेक बताए थे कि कहीं दूर दराज जाना है, पैसा लेकर नहीं जाना है, तो आपके यात्री जो टिकट होता है उस टिकट के माध्यम से आपको एक चेक बनाया जाता है। लॉकर की सुविधा देता है, एटीएम कार्ड देता है, और व्यापारिक सूचनाओं भी एकत्रीकरण करता है। बैंक से होने वाली सारे बिजनेस को आपके पास पहुंचाता रहता है मैसेज के थ्रू। चलिए आगे चलते हैं। चलिए
10 स्लाइड बना हुआ था, सॉरी 11 स्लाइड था आज का क्लास में। तो आज का क्लास हम यहीं पर समाप्त करते हैं। कैसा लगा आज का क्लास अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, प्यारा सा लाइक कर दीजिए। तो चलते हैं, आज क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं। कल फिर इसी टाइम पर आप लोग से रूबरू होऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद। तो चलिए, हंसते रहिए, खेलते रहिए, मुस्कुराते रहिए और देखते रहिए पीडीएफ माइंड यूट्यूब चैनल। और वीडियो को शेयर जरूर कीजिए। और अगर आज का क्लास अच्छा लगा तो प्यारा सा कमेंट बॉक्स में आप लोग कर सकते हैं। तो चलिए, आज के क्लास हम यहीं पर समाप्त करते हैं।